नमस्कार, मैं जनपद शिवम गौतम। और पड़ोस के देश नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और टॉर्च रैली निकाली। इस टॉर्च रैली में उन्होंने मांग की कि अब नेपाल में समय आ गया है कि दोबारा से लोकतंत्र के बजाय राजशाही स्थापित की जाए। और ये जो मांग थी वो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की तरफ से की गई। इसकी तरफ से जो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं कमल थापा और पशुपत शमशेर राणा, ये दो नेताओं के नेतृत्व में ये पूरा मार्च निकला था। और ऐसे जो मार्च है, ऐसे जो प्रदर्शन है, पूरे नेपाल में पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ये मांग बार बार बढ़ती जा रही है कि अब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बजाय दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया है और नेपाल में फिर से राजशाही स्थापित की जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के तौर पर जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है नेपाली विरासत के साथ में, नेपाली संस्कृति के साथ में और नेपाली हितों के साथ में, वो हम अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें राजशाही ही चाहिए। इस तरीके की मांग इसलिए उठी है कि पिछले दिनों जिस तरीके से नेपाल में चीन के हाथों खेलती हुई सरकार देखने को मिली और उसके बाद केपी शर्मा ओली जो उस सरकार को चला रहे थे, वो बाद में उस सरकार के मुखिया होते होते चीनी नियंत्रण से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा कर दी। और दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी का, पुष्प दहल कमल का, और जिन्हें प्रचंड कहा जाता है, और उस धड़े ने भी साफ कर दिया कि वो अब ओली के साथ सरकार नहीं चलाएंगे और हर हालत में ओली की सरकार को गिराएंगे। इसको लेकर चीन ने तमाम कोशिशें की। चीन की तरफ से उप विदेश मंत्री को भेजा गया। उससे पहले हाउ यांकी तमाम कोशिशें करती नजर आ रही थी। और जिस तरीके से हाउ यांकी का नियंत्रण था नेपाली सरकार के ऊपर, नेपाल के पूरे तंत्र के ऊपर, वो कभी भी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिल सकती थी, कभी भी ओली से या दूसरे नेताओं मंत्रियों से मिल सकती थी, जबकि इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है और ऐसा नहीं होता था हाउ यांकी के मामले में, जिसकी वजह से नेपाल में असंतोष बढ़ता रहा और लोगों की मांग बढ़ती रही कि जो राजशाही 2008 में ख़त्म कर दी गई थी उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और जिस तरीके से पिछले दिनों 2 साल पहले जब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था, और ये सब भी चीन की दखल से ही हुआ था, जिसकी वजह से चीन के दखल से नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। और अब तो हालत ये है कि एक दूसरा प्रदर्शन चीनी दूतावास के बाहर भी हुआ। इस प्रदर्शन को लीड करने वाले थे माधव कुमार नेपाल और पुष्प दहल कमल प्रचंड। इन लोगों की मांग ये थी कि नेपाल में चीन का दखल बंद होना चाहिए, हमें चीनी दखल की जरूरत नहीं है। और इससे पहले प्रचंड ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने ये कहा था कि नेपाल में जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आई है, उसको लेकर भारत की चुप्पी हमें खल रही है। भारत को इसमें दखल देना चाहिए। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी भारत के प्रति ज़्यादा गुस्से में बात करती थी, भारत के प्रति एक शत्रुता का भाव रखती थी, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का ये कहना है कि भारत को दखल देना चाहिए। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि चीन के नियंत्रण से नेपाल के लोग कितने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं। और चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में जो फूट पड़ी थी, अब वो दोबारा से धड़ाओं में बढ़ गई है, जिसको कि 2-3 साल पहले चीन के कोशिशों के बाद एक किया गया था। यहाँ एक बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी, वो भी ओली के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है जिसमें कहा गया था कि नेपाली संसद को भंग कर दिया जाए। और इसी के तहत नेपाली संसद के भंग करने के प्रस्ताव पर विद्यादेवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ये घोषणा की गई कि नेपाल में आने वाले समय में अप्रैल और मई में चुनाव होंगे, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है कि केपी शर्मा ओली ने अपने खासम खास प्रदीप ग्यावली को भारत यात्रा के लिए भेजने का प्रोग्राम बनाया। और इसकी पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कर दी है, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी कर दी है। और प्रदीप ग्यावली का भारत आने का मतलब ये है कि पिछले जो 1 साल के भीतर भारत और नेपाल के बीच में जो संबंधों में खटास आई है, उसमें दोबारा से नेपाल को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिख रहा है। और उन्हें पता चल गया है कि भारत के साथ जो उनका संबंध है वो
वो सदियों पुराना है। और इस बीच में भारत ने कभी भी नेपाल के किसी भी हिस्से पर या किसी भी चीज़ पर अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत ने हमेशा नेपाल को सैन्य सहायता भी दी, आर्थिक सहायता भी दी, सामाजिक सहायता भी दी, सामाजिक सुरक्षा भी दी। नेपाल के लोगों को भारत में रोजगार भी मिलता रहा। भारत नेपाल का जो संबंध था वो बेहद घनिष्ठ था, लेकिन उसको जिस तरीके से चीन के इशारों पर तोड़ा गया, चीन के इशारों पर भारत के साथ एक तरीके से शत्रुता का भाव मोल लिया गया, तमाम तरीके के पंगे लिए गए, उसके बाद लगता है कि अब ओली को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और इसीलिए प्रदीप ग्यावली जो विदेश मंत्री है नेपाल के, उनको भारत भेजा जा रहा है। हालांकि नेपाली जो कांग्रेस है उसने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि चूंकि अब संसद भंग हो चुकी है और ये एक केयर टेकर सरकार है, इसलिए केयर टेकर सरकार देश के मामलों में, विदेश नीति के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए प्रदीप ग्यावली को भारत की यात्रा आधिकारिक तौर पर नहीं करनी चाहिए। जबकि प्रदीप ग्यावली और ओली की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी सरकार अभी केयर टेकर सरकार नहीं है, उन्होंने ही खुद संसद भंग की है, इसलिए वो सरकार अभी भी वैधानिक है और इसीलिए उनकी भारत यात्रा हो रही है। ये यात्रा 13-14 जनवरी के आसपास होगी और इसके बीच में वो भारत में तमाम जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे मिलेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस पूरे दौरान जिस तरीके से 6 महीने तक ये पूरा घटनाक्रम चला, नाटक चला, उसमें भारत ने चुप्पी साधे रखी और इसको लेकर तमाम लोग बातें भी कर रहे थे। नेपाल के नागरिक भी ये कह रहे थे कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन भारत का ये एक सोच थी कि पहले जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चीन के एक आप कह सकते हैं चीन की चाल की वजह से एक हुई थी और उसमें जो अपने आप दरारें आई हैं उसको अलग अलग हो जाने दिया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर आने वाले समय में जब नेपाल में चुनाव होगा तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो चीन समर्थक रही हैं, चीन के इशारों पर चलते रही हैं, लेकिन अब उनको अकल आ चुकी है। ओली एक तरफ चीन के हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुष्पदहल कमल प्रचंड भी इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टियों के जो धड़े हैं वो चीन के खिलाफ है। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस हो, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं जो भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर हमेशा तत्पर रहती है, ऐसी पार्टियों का अब दोबारा से नेपाल में जीत कर आना लगभग तय माना जा रहा है। अप्रैल मई में जो चुनाव होगा, उन चुनावों में भारत विरोधी जो एक लहर उठाई गई थी चीन के द्वारा, भारत विरोधी जो एक सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको करारी हार मिलने वाली है नेपाल के भीतर। और जिस तरीके से जैसा कि कमल थापा ने कहा है या उनके साथी पशुपत शमशेर राणा ने कहा है कि नेपाल में दोबारा से राजशाही स्थापित करने की जरूरत है और इसको लेकर पूरे नेपाल में पिछले 6 महीनों के अंदर लाखों लोग अब तक प्रदर्शन कर चुके हैं, लाखों लोग इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो चीन का जो चंपूपन था नेपाल के भीतर, जो चीन के चंपू घुसे हुए थे या फिर चीन को यह लग रहा था कि उसने नेपाल को अपने शिकंजे में ले लिया है, उसको एक करारी हार देखने को मिलेगी। उनको एक बड़ा झटका तो लग ही गया है जब चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन के एक बड़े डिप्लोमेट का जो 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्हें यह लगता था कि शायद वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मना लेंगे और दोबारा से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को चलाने पर राजी कर लेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। और इस पूरे मामले में भारत ने जिस तरीके से मूक दर्शक के तौर पर भी अपना प्रभाव छोड़ा, उसके बाद अब चीन को भी इस पूरे मामले से हटने का समय आ गया है। चीन ने अपनी हार मान ली है और चीनी विदेश मंत्रालय का जो प्रतिनिधिमंडल था वो चीन वापस जा चुका है। यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते चले आ रहे थे उनको बिगाड़ने के लिए चीन का बहुत पुराना एक प्लान था। चीन को एक, जैसा कि माओ के शब्दों में कहा जाए कि चीन की ये प्लान रहा है कि चीन अपने आप को एक हथेली मानता है और तिब्बत हो या लद्दाख हो, नेपाल हो, सिक्किम हो, भूटान हो, इनको ये उंगलियाँ कहता है और ये कहता है कि हमें हथेलियों के साथ उंगलियाँ चाहिए। और यही कोशिश नेपाल को लेकर चीन की बहुत दिनों से चल रही थी। चीन ये चाहता था कि भारत के साथ जो नेपाल के संबंध है, जो मधुरता है, उसमें खटास लाई जाए। इसका यह परिणाम होगा कि भारत को नेपाल से लगी हुई सीमा का भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ में चीनी सेना नेपाल के रास्ते भारत की सीमाओं पर आगे बढ़ सकती है। इस तरीके के प्लान में चीन था और उसी कोशिश में हाउ यांकी को चीन ने नेपाल में भेजा था। और हाउ यांकी ने जिस तरीके से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को अपने इसको लेकर तमाम सवाल हो रहे थे, तमाम नेताओं के
ये भी सवाल हो रहे थे और जनता भी सड़कों पर आ चुकी थी, जिसके बाद केपी शर्मा ओली को भी इस पूरे के पूरे जंजाल से बाहर निकलना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी कि वो चीन का हस्तक्षेप नेपाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले चीन ने नेपाल की जमीनें भी हथिया ली थी। तो ये सारे वो कारण थे जिसके बाद नेपाली संसद को भंग होना पड़ा। और अब जिस तरीके से चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हों या दूसरी पार्टियां हों, वो चीन के हस्तक्षेप के खिलाफ पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुकी हैं। तो चीन परस्ती की जो रणनीति थी, जो राजनीति थी नेपाल में, उसका पूरी तरीके से अब अंत होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर जो मांग राजशाही की है वो कब पूरी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले चुनावों में जो अप्रैल मई में होने हैं उसमें भारत समर्थक पार्टियां ही जीतकर नेपाल में आएंगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।